तो चलो यार रिवाइज करते हैं क्लास 11th का 5वां चैप्टर जिसका नाम है ग्रामीण विकास। और इसको कम से कम समय में रिवाइज करने का हम प्रयास करते हैं। कैमरे में सब कुछ आ रहा है। ठीक है। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ग्रामीण विकास की परिभाषा से लेके ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को। और हम लोग देखेंगे बस कदमों को, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को। सरकार जो है वो ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी कदम उठाई और ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्या क्या हुआ, वही सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण विकास की परिभाषा क्या होती है। अब ग्रामीण विकास का मतलब तो हम सभी समझ सकते हैं कि भैया गांव का विकास है ना। गांव में सड़क बनवा दो, बढ़िया बढ़िया एकदम पूरा फसलों का विकास कर दो। मतलब वहाँ की जो खेती है उसका विकास करो, वहाँ के किसानों का विकास करो, मानव पूंजी का विकास कर दो। तो इस तरह से जो है हम ग्रामीण विकास की परिभाषा निकाल सकते हैं। परंतु अगर हमको एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला देखना हो, जो कि हम लोग को अगर लिखना हो कहीं किसी निबंध में या फिर किसी आंसर वगैरह में, क्लास 11th में अगर क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग के अगर क्लास 11th देख रहे हो तो उसमें काम आएगा ग्रामीण विकास की परिभाषा, जो कि है। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो भैया, तो ग्रामीण विकास की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि सीधे सीधे तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके संसाधनों का विकास कर देना, बस। वो संसाधन कौन कौन से होने चाहिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर 3 भी याद रखा जाए तो बहुत है। बाकी कौशल तो और जरूरी है भैया, 4 याद रखा जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि साक्षरता और शिक्षा दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो शिक्षा कहो या साक्षरता कहो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास करके उन्हें धनोपार्जन योग्य बनाना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत नारी साक्षरता, निर्धनता, कमजोर वर्गों, संचार सूचना प्रौद्योगिकी विकास, भूमि सुधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधन में विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। गांव की बात करें तो गांव में लगभग 50% से भी अधिक की जनसंख्या हम देख सकते हैं कृषि पर निर्भर होती है। तो अगर हम लोगों को गांव का विकास करना है तो गांव के विकास करने का रास्ता कृषि के विकास करने के रास्ते से होकर ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम किसानों का विकास करते हैं तो गांव का विकास भी होगा ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार किसानों का किस प्रकार से विकास करती है। किसानों के विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन की व्यवस्था जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साख की बात की जाए तो साख का अर्थ होता है ऋण। अब किसान लोग जो है, इनकी दिक्कत ये होती है कि ये लोग मान लो अभी बीज लगाए, बीज लगाने के बाद अभी वो बीज से फसल उगेगी, फसल परिपक्व होगा, फिर उसके बाद घंटा भर का जो है मतलब बहुत सारा जो है पूरा कहानी चलता है। अंत में जाकर वो अपने फसल को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो लंबी अवधि होती है, इसमें भी तो इस किसान को खाने वाने के लिए कुछ चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसान जो अपना फसल उगाता है, फसल उगाने के लिए वो उधार लेकर अपना जो बीज वगैरह है, अपना जो उर्वरक है, अपना जो उपकरण वगैरह है वो खरीदता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि वो उसके लिए ब्याज लेता है, पैसा कर्जा लेता है, तो वो कर्जा वो पुराने समय की बात की जाए तो पुराने समय में वो व्यापारियों से लिया करता था और महाजन हुआ करते थे उनसे लिया सकता करता था। मैंने यहाँ पर लिखा जो है पढ़ देता हूँ एक बार ताकि लिखा हुआ कुछ थोड़ा काम आए। तो गांवों में ज्यादातर कृषि लोग करते हैं, ज्यादातर लोग कृषि करते हैं। खेतों में बीजारोपण से आमदनी तक की अवधि लंबी होती है, अतः उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। स्वतंत्रता के समय महाजन और व्यापारी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देते थे। तो भैया पुराने समय पर महाजन और व्यापारी जो हुआ करते थे वो बहुत ही अधिक ब्याज पर कर्ज दिया करते थे। और फिर हम लोग ये देखते थे कि किसान की पूरी जिंदगी निकल जाती थी उनका कर्जा
भरते-भरते लिए हैं 1200 कर्जा भरना है 1200 2400 भरना है ना? तो इस तरह से सिस्टम चलता था। तो इन सब सिस्टम को देखते हुए ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरकार एक कदम उठाती है और सरकार का उठाया गया पहला कदम जो होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने सन 1969 यानी कि 69 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ये अब ला देती है बैंकिंग व्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो किसान है वो बैंक से सीधे लोन ले सकता है और एक कागजी व्यय रहता है उसमें ये महाजन और व्यापारी की तरह मतलब अधिक ब्याज नहीं होता है। क्योंकि सरकार के द्वारा चालू किया गया योजना है तो ये वैसे भी सस्ता ही होगा, है ना? आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो चलो भाई इतना किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सन 1982। सबसे पहला सन कौन सा है? सबसे पहला सन हमारे पास है सन, याद रखने वाला सन, सन 1969 यानी कि 69। ठीक है, 69 में क्या होता है? बैंकिंग व्यवस्था लाई जाती है गांव के लिए। चलो भाई 1982 यहां पर आता है नाबार्ड। नाबार्ड नाबार्ड अब नाबार्ड तो भैया अंग्रेजी में लिखे हैं, उसी का जो है कि एक शॉर्टकट रख दिया गया है नाबार्ड। नाबार्ड को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, यानी कि चलो भाई ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारी लोग आते हैं, वो कर्जा वर्जा लेते हैं ज़्यादा, सरकार व्यवस्था लाती है 69 में। 69 में व्यवस्था लाने के बाद बैंक व्यवस्था आती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन 82 में आ जाता है नाबार्ड। नाबार्ड का अर्थ हम लोग देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो वो होता है राष्ट्रीय, हिंदी के में देखी जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, चलो भाई किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार फंड देती है नाबार्ड को, फिर वो जाता है बैंकों के पास और फिर बैंकवा वाले दे देते हैं किसानों को ऋण के रूप में। ठीक है, तो नाबार्ड से फिर बैंक और बैंक से फिर ये चला जाता है किसानों तक लोन वगैरह के रूप में। अब क्या होता है? अब इतना तक तो कहानी चल रही होती है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो ग्रामीण साख के लिए व्यवस्था लाई गई है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एसबीआई वगैरह आ गया, केनरा बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक का न जाने क्या क्या बैंक आ चुका है। तो वहां से वो लोग आसानी से बैंक से ऋण ले सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक के बाद एक दो और तीन और विकल्प हमारे पास होते हैं ऋण वगैरह लेने के लिए, जिसके अंदर आ जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह जो भी अब ग्राम वगैरह में होते होंगे वहां से वो ऋण वगैरह ले सकते हैं। सहकारी समितियां, ये समितियां सरकारी समितियां होती हैं। सहकारी सहकारी समितियां सरकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव समितियां होती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि यह बैंक की तरह काम करता है, जो कि साख वगैरह देने का काम करता है, यानी कि ऋण देने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं भूमि विकास बैंक की, तो ये भी ऋण देने का काम करता है। अंततः हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछता है 3 ऑप्शन देने के बाद कि निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में ऋण प्रदान करता है या फिर सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करता है, तो वो व्यावसायिक बैंक होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने ये देख लिया कि भैया ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि शुरुआत में कहानी थोड़ी गंदी रहती है। महाजन और व्यापारी कर्जा वर्जा लेते हैं। 69 में आता है 69 में आता है बैंकिंग व्यवस्था और फिर 82 में आता है नाबार्ड। और नाबार्ड वगैरह आने के बाद ये इस तरीके से होता है कि जो पूरा बजट होगा वो बजट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। पैसा जो निकाला जाएगा वो पैसा
वो पैसा नाबार्ड को दिया जाएगा और नाबार्ड फिर अपने हिसाब से नियम कानून बना के हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मदद करेगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम देखते हैं एक और व्यवस्था जिसको कि हम लोग कहते हैं अति लघु साख कार्यक्रम। साख कार्यक्रम के अंतर्गत, अति लघु साख कार्यक्रम के अंतर्गत ये होता है कि सामुदायिक निवेश सहायता कोष, यहाँ पर मैच ना हो जाए इसलिए मैं इस पे ये कर देता हूँ कि सरकार अपने बजट में सामूहिक निवेश सहायता कोष बनाती है और उसमें पैसा डालती है। गवर्नमेंट पैसा डालती है किसमें, इसमें, और फिर ये पैसा जो कहाँ जाता है, इस बैंकों में जाता है। और बैंकवा में जाने के बाद बैंक के बाद सीधे जाता है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाली महिलाओं के ग्रुप के पास, ग्रुप के बैंक में जाता है। मतलब यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2.1 लाख रुपीज 2.5 लाख रुपीज जो है वो सहकारी समितियां स्वयं सहायता समूह होता है। यह समूह के अंतर्गत गांव की महिलाओं को रखा जाता है और महिलाओं को पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग को हम पैसा देंगे और तुम इससे क्या करो, कुछ व्यवसाय करो और फिर उससे गांव का विकास करो। तो हमने ग्रामीण विकास में ये भी देख लिया कि अति लघु साख कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय दिया जाता है। और 2003 तक की इसकी बात की जाए, 2003 तक इसकी संख्या लगभग 7 लाख थी। अभी तक आते आते मेरे को लगता है कि ये 11 लाख तक चली गई होगी, ऐसी आंकड़े बताते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम लोग 2014 के प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये भी ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास में ये भी एक योगदान देता है। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस पर किसान लोग जो है कि वो खाता खुलवा सकते थे। पहले क्या होता था कि कुछ पैसे देना पड़ते थे फिर हमारा खाता खुलता था, परंतु जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाकर इनको ये फायदा हो गया कि अब वो अपना खाता खुलवा सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि 10,000 तक ओवरड्राफ्ट बैंक की तरफ से आपको मिल सकता है जरूरत पड़ने पर, फिर आप उसको चुकाते रहिएगा। ठीक है भाई, तो ये था जन धन योजना। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा जन धन योजना कब आया ये भी याद रखना है, 2014 में आया। और इस चीज को याद रखने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि भैया प्रधानमंत्री आए जन धन योजना लाएं। चलो भाई, अरे वाह यार, तो नारा बन गया, प्रधानमंत्री आए जन धन योजना लाएं, भारत को गरीब बनाएं। खैर छोड़ जाने दो। कृषि विपणन व्यवस्था, विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि किसान अगर अपना बीज खेत में डाला, उसके बाद से उसकी मार्केटिंग की जो पूरी कहानी है वो शुरू हो गई। अब वो उसको फसल उगेगी, परिपक्व होगा वो फसल, जो भी फसल वो उगाया होगा, फिर उसकी बुआई, कटाई, घुनाई, भटाई जो कुछ भी होती है वो कुछ होगा, और वहां से फिर वो पैकिंग में होगा। फिर पैकिंग के बाद वो परिवहन के लिए जाएगा, और परिवहन के लिए जाते वक्त हम कह सकते हैं कि जो पूरी मार्केटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस वो उपभोक्ता तक जाना है ना। तो उपभोक्ता तक पहुंचने का जो ये पूरा लेवल है, ये सब पूरा कहलाता है विपणन व्यवस्था, है ना। तो विपणन की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि कृषि पदार्थों का भंडारण, प्रसंस्करण मतलब कि उसको जो, जैसे मैंने बोला ना, बुआई, कटाई, बुनाई, ये सब जो होता है उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है ना, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो वो सब जो होता है मतलब पैकिंग, परिवहन, विपणन कहलाता है। इस अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लिख दिया कि बीजारोपण से धनोपार्जन की जो प्रक्रिया है वो विपणन कहलाती है। इसके बाद अगर बात करें तो कृषि विपणन को सुधारने के 4 उपाय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कृषि विपणन को सुधारने के 4 उपाय क्या क्या हैं। कृषि विपणन, अब हमको ये सुधारना है, पैकिंग सुधारना है, हमको परिवहन सुधारना है, हमको भंडारण सुधारना है, हमको प्रसंस्करण सुधारना है। तो हमको परिवहन भी सुधारना है ना, क्योंकि परिवहन भी किसके अंतर्गत आता है, विपणन के अंतर्गत आता है, विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ना, मार्केटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मंडी की स्थापना है। अच्छा, विपणन की, परिवहन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी विपणन की नहीं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कृषि, मतलब जो किसान है वो कहाँ पर उसको बेचेगा,
यानी कि परिवहन के भी बात की कहानी हमको यहाँ पहले दिखी जा रही है। पहली बात ये दिखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडी की स्थापना करना ताकि 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 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडी की स्थापना करना ताकि किसानों द्वारा उत्पाद बेचा जा सके। सरकार क्या करती है कि मंडी की स्थापना करती है, मंडी वंडी बनाती है सब गाँव में, ताकि किसान आके वहाँ पर आराम से जो है कि अपना बेच सके सामान। मतलब अपना सामान मतलब कि वो अपना जो फसल है उसको बेच सके। विपणन अवसंरचना, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि परिवहन का विकास कैसे करें। ग्रामीण विकास करने के लिए परिवहन का विकास कैसे करें, तो परिवहन का विकास करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेल बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। क्या हमने कहा नहीं था कि रेल दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं बोला था तो नहीं मिलेगा। तो रेल से मुझको जो याद आ गया। खैर, सड़क बनाए जाते हैं, गोदाम बनाए गए हैं, शीत गृह बनाए गए हैं, फ्रीजर, और ये सब बना के विपणन को, मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सरकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सरकार किस प्रकार से इसमें भागीदारी लेती है? अब सरकार भागीदारी आती है कि सरकार खुद भी यहाँ पर कहती है कि तुम हम ही को दे दो, तुम हम ही को दे दो अपना का सामान, हम तुमको पैसा देंगे। एमएसपी, यह खरीदारी सहकारी समितियां, सरकारी समितियां नहीं, सहकारी समितियों के द्वारा होती है। सरकारी समितियां नहीं, सहकारी समितियां, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ये है ना सहकारी समितियां, ठीक है। तो ये हो गया सहकारी समितियां। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सहकारी समितियां। नीतिगत संसाधन, पॉलिटिकल मतलब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एमएसपी जो है उसकी घोषणा की जाती है। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत एमएसपी में क्या होता है? एमएसपी में ये होता है कि सरकार जो है वो न्यूनतम से न्यूनतम पैसा पे, मूल्य पर जो किसान हैं उनसे फसलों को खरीद लेती है। चाहे वो फसल बाजार में बहुत कम बिकते हो, अधिक बिकते हो, उससे मतलब नहीं सरकार को। सरकार किसानों की भलाई के लिए न्यूनतम मूल्य पर ले लेती है फसलों को। इससे ये होता है कि किसानों को एक उपभोक्ता मिल जाता है गवर्नमेंट के रूप में, और वो अपना फसल उगाने के लिए और एक तरीके से महत्वाकांक्षी कह रहा हूँ मैं, मतलब शब्द को मैं क्या कहूँ, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, आत्मबल बढ़ता है। हाँ, आत्मबल और आत्मविश्वास से वो अपना जो है फसल उगाता है। इसके बाद बात करें भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और धान की खरीदारी। ये भी सरकार का यहाँ पर एक नीति के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि राशन व्यवस्था, कंट्रोल पे राशन मिलता है ना, वही राशन की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 पॉलिसीज को, जिसमें कि हम लोग देखते हैं पहला पॉलिसी एमएसपी की घोषणा की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय खाद्य निगम, उसके द्वारा कहा जाता है कि गेहूं और धान की खरीदारी वो करेगा। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम लोग देखते हैं, राशन जो हम लोग को मिलता है। इससे होगा क्या? गांव का विकास के लिए राशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, क्योंकि वो खुद तो खरीद नहीं पाएंगे, तो उनको कम मूल्य पर राशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रामीण विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण विकास में राशन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं एमएसपी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो रेल, सड़क, इस सब का जो विकास हो रहा है ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम लोग बात करते हैं उत्पादक गतिविधियों का विधिकरण। ये पढ़ के ही हम लोग बढ़िया समझ जाएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि किसान का विकास, हक दूंगा मैं उसमें पूरा, मतलब मजा आ रहा है मुझको ऐसे करने से।
बट गंदा लग रहा है देखने में। कैमरे में कैसा लग रहा है वैसे? चलो भैया, मैं खाऊंगा नहीं इस पे, ठीक है। चलो मैं अब ऊपर समझाता हूँ, मतलब मैं ऊपर समझता हूँ, रिवाइज करते हैं भाई चैप्टर 4 को, चैप्टर 5 जो भी चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसान का विकास अर्थात गांव का विकास। यदि किसान केवल एक ही दो प्रकार की फसलें उगाएगा तो ग्रामीण विकास मुश्किल है। आवश्यकता है उत्पादकता में विधिकरण किया जाए। कुछ भी लिख दिया मैंने उसी में, विधिकरण की। आवश्यकता है उत्पादकता में विधिकरण, अतः उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। या ग्रामीण विकास तब भी संभव होगा जब लोगों को खेती से हटाकर खेती से जुड़े अन्य कार्यों में लगाया जाए, जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी पालन, मतलब डेयरी, दुग्ध उत्पादन वाला व्यवसाय। तो यहाँ पर ये किया जाता है कि किसान लोग जो होते हैं खाली किसानी 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 किसानी, बस किसानी ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर सरकार ये करती है, किसानों को किसानी से हटा के किसानी से रिलेटेड ही अन्य कार्यों में लगाई जाती है, जैसे कि पशुपालन, डेयरी वगैरह, दुग्ध उत्पादन, मतलब दुग्ध उत्पादन डेयरी एक ही है, बट मत्स्य उत्पादन और पता नहीं क्या क्या वानिकी है, जो भी मतलब है कृषि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड सेक्टर्स में सरकार जो है लोगों को लगा देती है। और इसके बाद एक और जो निकल कर आता है वो आता है पशुपालन। तो अच्छा, इसके बाद ये निकल कर आता है कि जो पशुपालन है वो लगभग 7 करोड़ लोगों की आजीविका बन जाता है। सन 1951 से 1916 तक दुग्ध उत्पादन 10 गुना वृद्धि किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड आता है, इसके कारण ही दुग्ध उत्पादन जो है उसमें 10 गुना की वृद्धि आती है। श्वेत क्रांति कह सकते हैं इसको एक तरीके से। यहाँ पर ये होता है कि दुग्ध का उत्पादन बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर ऑपरेशन फ्लड के कारण जो दुग्ध उत्पादन है उसमें वृद्धि देखी जाती है। मत्स्य उत्पादन भी 65, मत्स्य उत्पादन की बात की जाए तो ये भी हमारे जीडीपी में 0.6% आई थिंक, 0.9% हिस्सा हमारे जो जीडीपी है उसमें मत्स्य पालन के द्वारा आता है। और 6% हिस्सा आता है बागवानी के अंतर्गत से। तो मत्स्य पालन की बात की जाए तो यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, उसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूपीपीसीएस से पूछा गया था कि मत्स्य उत्पादन जो है वो ज्यादा कहाँ से होता है, अंतर क्षेत्रों से कि बाहरी मतलब सागरीय क्षेत्रों से, कि सागर वगैरह, तालाब से, सागर से, इस तरह से लिखा था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अंतर्वर्ती क्षेत्र है, यानी कि तालाब है, सागर है, यानी कि घर के अंदर, यानी कि जो तालाब है, छोटे मोटे जो झील जो भी कह सकते हो, है ना, तो वहां से अगर मछली निकलती है तो वो ज्यादा वहां से मछली पालन होता है कंपेरिजन टू जो सागर के पास जो लोग मछली पालन करते हैं। सागर के पास मछली पालन करने वालों की संख्या 35% है और 65% है अंतर्वर्ती क्षेत्रों से। बागवानी की बात की जाए तो बागवानी के अंतर्गत चाय, काफी, मसाले, ये सब आते हैं। और जीडीपी का लगभग 6% यहाँ से आता है। सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत खेती में वृद्धि की जाती है। इसका मतलब होता है MIDH, मिड। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल भी कुछ और चीजें पढ़नी है हम लोगों को, तो ये 2 पार्ट में होगा। बाकी आज हम लोगों ने क्या देखा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म देखे और अच्छा लगा, मतलब आसान था इसलिए अच्छा भी लगा। और 2 सन भी आपको याद रखने हैं, ये 2 सन, एक दो ये सन ये भी है, हालांकि ये तो याद ही हो जाएगा। तो बस अब मिटा रहा हूँ मैं इसको, मिटाना पड़ता है दोस्तों, ऐसा लग रहा है एकदम मिटाने के बाद। अभी मैं नेक्स्ट वाली क्लास को भी लूंगा इसमें, और हम लोग पढ़ेंगे कुछ और। भाई यार, चलो मैं रखता हूँ, बाय बाय।